नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट 2025-26 केंद्रीय बजट जो कि पेश हुआ और पेश होने के बाद में बिहार को उससे क्या क्या मिला है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को, वो जरूर कर ले, जिससे कि सारी अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल पाए हमारे वीडियोस के, चाहे वो 70th बीपीएससी मेंस के हों या फिर 71st के प्रीलिम्स के या फिर बिहार की खबर जैसे ये वीडियो है वैसे ही क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करनी है, बिल्कुल आपकी तैयारी इससे पहले कभी नहीं थी, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन निश्चय बैच 5, बिहार का जो फाउंडेशन निश्चय बैच 5 है, आप उसमें एडमिशन लें। मेरा कोड लगाएंगे AKSI तो मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट के साथ साथ आप अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। लाइव क्लासेस मिलती है इसमें आपको लेक्चर नोट्स जो मिलते हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। क्रक्स नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। मेंटरशिप एक बहुत बड़ा इसका फीचर होता है। एक मेंटर आपके साथ में हमेशा रहते हैं जो कि आपकी हेल्प कर देंगे आपकी प्रिपरेशन में। डेली मेंस आंसर राइटिंग, मेंस की तैयारी शुरुआत से हम लोग करवाते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है प्री प्लस मेंस लाइव। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। जल्दी से जाएं वेबसाइट पर और जाके इस कोर्स को लीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारे बजट की। यूनियन बजट पेश हुआ है 2025-26 के लिए और न्यूज़ के आर्टिकल्स आपके सामने हैं। फोकस ऑन बिहार पर बहुत फोकस हुआ है इस पे भी। एंड हियर द स्कीम्स अनाउंस्ड फॉर द स्टेट इन द बजट, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, उसको मैंने यहाँ पर कवर किया है। इसके अलावा और भी कई सारे न्यूज़ हैं, जैसे कि ये है बजट 2025, निखिल कामत ₹6 करोड़ मखाना बेट गेट्स निर्मला सीतारमन ऑफिशियल स्टैम्प। जानेंगे कि ये चीज़ है क्या, मखाना के लिए क्या चीज़ स्टार्ट होने वाली है और निखिल कामत ने क्यों बोला ऐसा। लास्ट में आप देख रहे हैं कि बिहार को मिला बजट में बड़ा तोहफा। अगेन 2 लाख करोड़ टैक्स शेयर समेत मिलेंगी 8 वंदे भारत, 3 नए एयरपोर्ट और 400 ई बसें। तो देखा जाए कि हमारे बिहार में जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, और उनका जो लगाव है, उनका जो जुड़ाव है बीजेपी के साथ में, जो कि सेंट्रल में है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट जिसकी बनी हुई है उनके साथ में, तो डेफिनेटली फायदा तो मिलना ही था। क्योंकि किंग मेकर की तरह हमारे जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, वो इस बार आए भी थे जब ये जनरल इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे भी, तो तोहफा मिलना तो बहुत ही लाजमी था कि ये तो तोहफा तो मिलने ही वाला है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें इस बजट से बिहार को मिलने वाली है। इसमें नए मखाना बोर्ड की बात करी गई है। बिहार में एक नया मखाना जो बोर्ड है वो बनाया जाएगा, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नया मखाना बोर्ड है ये। और इसका फोकस क्या रहेगा, इसका लाने का मतलब क्या है, इसको बनाने का मतलब क्या है। इसका मेन फोकस ये रहेगा कि फॉक्सनेट इसको बोलते हैं, फॉक्सनेट बोला जाता है, इसको कमल के बीज बोलते हैं। इनका उत्पादन करना मीन्स इनका जो प्रोडक्शन है वो करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना एक्सेसिव लेवल पे। क्योंकि शायद आपको ये बात पता हो कि जितने भी विश्व का वी कैन से 80% ऑफ द फॉक्सनेट जो होता है, मखाना जो होता है, वो बिहार में पैदा होता है। तो इतना अगर पोटेंशियल बिहार में है तो उसको हम लोग क्यों रीप नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज पे फोकस किया जाएगा। नया मखाना बोर्ड बनवाया जाएगा। इसकी प्रोसेसिंग, उत्पादन हो गया, उसके बाद में उसका प्रसंस्करण। ठीक है, प्रसंस्करण का मतलब ये है कि अगर हम कुछ जो ये मखाना होता है उससे कुछ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसमें सॉल्टेड फॉक्सनेट जो है उसको अगर सेल कर रहे हैं, पैकेजिंग करके सेल कर रहे हैं, तो ये किस में आता है, खाद्य प्रसंस्करण में आता है, फूड प्रोसेसिंग में आता है। तो इसको भी डेवलप करना चाहिए। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हेल्थ के लिए अच्छा भी है, बिकॉज इस टाइम पे आप जानते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस जो है इस टाइम पे लोग ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से एक सुपर फूड की तरह भी काम करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें वैल्यू एडिशन। इसमें प्रसंस्करण करने के बाद में डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होता है। जो कमल के बीज होते हैं उसके बाद में उसको साफ किया जाता है, उसके बाद में उसको जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मखाने का, फिर उसको पैकेजिंग करके वी कैन एक्सपोर्ट ऑल्सो टू द अदर कंट्रीज। वैल्यू एडिशन करने का मतलब है वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑन दैट, और उसको अगर हम सेल करते हैं अदर स्टेट्स में, बिहार के अलावा अन्य जो राज्य है वहां पर, और उसके बाद में या तो अन्य देशों में भी, तो वहां से जो डॉलर्स आ सकते हैं वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू लाएंगे बिहार के लिए। मार्केटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारे काम किसके हैं, न्यू मखाना बोर्ड के, जो कि यहां पर डेवलप किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए।
पीपल इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं इसके लिए उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उसको किसान उत्पादक संगठन, उनके थ्रू वो आपस में जुड़ पाएंगे और उसके बाद में संगठित रूप में जो उसका फायदा होगा, जो उसका मुनाफा होता है, वो शेयरिंग भी हो पाएगी। तो इसके लिए एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। निखिल कामत, जैसे आपने अभी से पहले आपने देखा था न्यूज़ आर्टिकल में भी लिखा हुआ था, तो जीरोधा एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, निखिल कामत उसके फाउंडर हैं। तो ये एक कौन है? ये एक एंटरप्रेन्योर है, एक उद्यमी है, और इनका कहना था कि जो मखाना इंडस्ट्री है वो बिहार की एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री बन सकती है, इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस क्षेत्र की संभावनाओं पर जोर दिया था और 6 करोड़ रुपए के व्यावसायिक विचार पर भी प्रकाश डाला था। कुछ समय पहले इनके ट्वीट आए थे और इनके ट्वीट के माध्यम से इन्होंने बताया था कि बिहार में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बिजनेसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, तो इस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं बिहार में, और बिहार के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटा जो इनकम होती है, वो भी बढ़ सकती है। इसमें लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनकी जो रोजगार की जो समस्या होती है वो भी समाप्त हो सकती है। तो सारी चीज़ों से देखा जाए ये एक पॉजिटिव सेंस दिखाया है हमारी केंद्रीय सरकार ने इस बार बजट में, और केंद्रीय मखाना बोर्ड उसके कार्यक्रम क्या होंगे, ये सारे इसके कार्यक्रम हो सकते हैं। अब जरा जान लेते हैं कि मखाना जो है वो बिहार में हाँ, पहले इसके जान लेते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो एफपीओस क्या होते हैं, ठीक है, वो जरूर इंपॉर्टेंट रहता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कृषि मंत्रालय है, उसकी तरफ से ये एक क्रिएटिव बना हुआ है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे इससे होता क्या है। इसका मेन पर्पस होता है इंप्रूविंग फार्मर्स इनकम। जितने भी किसान इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जो आय है वो बढ़ सके। अब इससे पहले आपने सुना होगा डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो ये उसी की श्रेणी में एक काम किया गया था। एफपीओ जो है वो भी यही काम करते हैं। लोअरिंग इनपुट कॉस्ट एंड इजी क्रेडिट एक्सेस। इनपुट कॉस्ट कभी होता है कि भाई कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है, एग्रीकल्चर की हो सकती है, हो सकता है कि वो अलीड एक्टिविटीज़ जो होती है उनकी हो सकती है, कृषि से जुड़े हुए जो अन्य कार्य होते हैं उनके भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। जैसे अगर आप मिल्क इंडस्ट्री होती है तो उसके कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो उसी तरीके से ये भी होते हैं, एफपीओ होते हैं, फार्मर्स मिलके आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एन एफपीओ इज अ प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, एक प्रोड्यूसर कंपनी है। कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेटिव भी हो सकती है, एक सहकारी समिति भी हो सकती है, या कोई अन्य कानूनी रूप हो सकता है जो सदस्यों के बीच में लाभ साझा करने का प्रावधान करता है। तो लाभ जो होता है उस इंडस्ट्री से, जो भी जिस भी इंडस्ट्री में वो आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी थी मखाना के लिए भी एफपीओज लाए जाएंगे। जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे उनका एक सामान्य उनका एक साझा जो लाभ होगा, शेयरिंग जो होगी बेनिफिट की, वो यहाँ पर हमें मिल पाएगी। तो ये एक तरीके से उनकी आय को भी बढ़ाता है, वैल्यू एडिशन भी करता है, मार्केट लिंकेजेस पर भी फोकस करेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। सारी चीज़ें जो है इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें उत्पादन भी बढ़ाती है, उनकी आय भी बढ़ाती है, और उनके साथ में जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनकी जो मार्केट लिंकेज होती है, ठीक है, जो बाजार होता है, बाजार से जो कनेक्टिविटी होती है वो भी प्रॉपर हो पाएगी, ठीक है, इनपुट लिंकेजेस एंड आउटपुट लिंकेजेस। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ये भी मिल पाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव था इसमें जो कि किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इंश्योर्स बेटर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर्स। बेटर इनकम मतलब जो भी हमारी आय होती है, इसमें किसानों की जो आय होगी जो कि एफपीओज में इन्वॉल्व रहते हैं उनकी आय बढ़ती है इससे, ठीक है। और फॉर द प्रोड्यूसर्स थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन, ये उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वहां पर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लाभ होता है, वो भी साझेदारी वाला होता है। Next point, small farmers agri business consortium SFAC is providing support for the formation of FPOs, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग, SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है ये सपोर्ट जो है वो करता है, ये लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ, ये इसमें हेल्प करता है एफपीओस को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर जो बात करी गई थी वो यही करी गई थी, पहली बात कि यहाँ पर मखाना जो बोर्ड है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। और मखाने के बारे में अब बात कर लेते हैं कि कहाँ के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में मखाने को इंक्लूड किया गया है। तो बिहार राज्य में आपके सामने जिलों के नाम लिखे हैं, दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार और मधुबनी। इन जिलों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद, या फिर एक जिला एक उत्पाद स्कीम में फॉक्सनेट जो है इन जिलों के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इन जिलों में वो डीओपी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं? दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार और मधुबनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फायदा मिला है, नेक्स्ट जो बजट से इम्पोर्टेंस जो मिली है बिहार को, वो ये है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग में सपोर्ट करने वाली है सरकार। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण के जो उद्योग लगेंगे यहाँ पर, उनमें सहायता मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से भी। और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान। ये खुलेगा कहाँ पर? ये भी बिहार में आएगा। तो इससे पहले हमने देखा मखाना बोर्ड बिहार में खुलने वाला है, और एक ये इंस्टीट्यूट भी बिहार में खुलने वाला है। दिस विल प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग पुश टू द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द ईस्टर्न इंडिया। अच्छा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम ये नहीं है कि बिहार के लिए ही जितने भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते हैं उनको सपोर्ट करना। ये पूरे ईस्टर्न इंडिया का एक गढ़ की तरीके से होने वाला है, जो कि बिहार में ही स्टैब्लिश होगा। ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? वेस्ट बंगाल इसमें आ जाएगा, बिहार इसमें आ जाएगा, झारखंड इसमें आ जाएगा, उड़ीसा, और साथ साथ इसमें आंध्र प्रदेश भी इसमें आ जाते हैं। तो ईस्टर्न इंडिया के ये सारे राज्य होते हैं पूर्वी भारत के। तो यहाँ पर पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूती इससे मिलेगी। इसका मेजर जो फोकस एरिया है, फोकस क्षेत्र है, वो क्या है? इंक्रीज इन द फार्मर्स इनकम। अगेन दिस इज द मेन प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वी कैन से केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी सेम ये यहाँ पर फोकस एरिया बनता है कि जो किसान होते हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके। ठीक है, उनकी आय बढ़ेगी तो उनकी जो खर्च करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ पाएगी। वो अपने लिए, अपने परिवारीजनों के लिए खर्च कर पाएंगे, और इससे वो बेटर जो लाइफ होती है वो भी जी पाएंगे। इंप्रूविंग स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द यूथ। अब ये काम जो है, ये इंस्टीट्यूट जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज में कि एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बीन्स है, मिर्च जो है, उन सबके कुछ अचार बनाए जा सकते हैं। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उन सबके, आप जानते होंगे कि फूड प्रोसेसिंग के लिए बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आ सकती हैं। जैसे कि आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पटना में हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो अचार है, अचार इंडस्ट्री जो होती है, पिकल इंडस्ट्री, वो भी डेवलप हो सकती है। तो उन चीज़ों के लिए अगर फूड प्रोसेसिंग करने के बाद में द वैल्यू एडिशन इज द मेजर थिंग। अगर वैल्यू एडिशन हो पाता है तो जो प्राइस नॉर्मल चीज़ पे मिल रहा था उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना जो बढ़ के प्राइस जो होता है वो आपको मिल पाता है इसमें फूड प्रोसेसिंग करने के बाद में। ठीक है, तो ये स्किल डेवलपमेंट करना, ये भी इसी इंस्टीट्यूट का काम हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट देना यूथ को, ये भी इसी इंस्टीट्यूट का काम हो जाएगा। नाम क्या है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, यूनियन बजट की तरफ से, बजट से ये चीज बिहार को मिलती है। जैसे अभी मैंने ईस्टर्न इंडिया की बात करी थी, तो आप देख पा रहे हैं केंद्रीय बजट जो है, पिछले साल में भी यही आया हुआ था कि पूर्वोत्तर के लिए एक पूर्वोदय स्कीम थी। ठीक है, पूर्वोदय स्कीम जो है वो लाई गई थी, और पूर्वोदय स्कीम के माध्यम से यू कैन सी यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस जगह पे, विकास भी विरासत भी। और यहाँ पर प्लान फॉर एंडाउमेंट रिच स्टेट्स इन द ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ईस्टर्न इंडिया में कौन से स्टेट्स आते हैं, तो ये वाले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात नहीं की जा रही है, ये ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जा रही है यहाँ पर पूरे भारत में। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेवलप होंगी। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं वहां पे, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को भी डेवलप करना जरूरी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो बनाया जाएगा यहाँ पर। और ये इंडस्ट्रियल नोड कहाँ पे होगा? बिहार में ही होगा, इसका गया में। नाम क्या है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गया से पास ऑन करता है, बिहार को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री का कोई जो प्रोडक्ट होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी क्या होता है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो इस कॉरिडोर के माध्यम से भी, और जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उनके माध्यम से भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्टेट हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, उन रोड के माध्यम से भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। अगर वो उसको एक्सपोर्ट करना है तो, या फिर अगर उसको अन्य राज्यों में इसको सेंड करना है तो भी किया जा सकता है। तो ये भी सरकार की, गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंतर्गत इसको लाया गया था। इसके बाद में आते हैं हम लोग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड जो परियोजनाएं होती हैं उसमें भी यहाँ पे बताया गया है कि हवाई अड्डे जो है वो बनाए जाएंगे, वो भी ग्रीन फील्ड। एक हवाई अड्डा है वो बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को अविकसित भूमि पर स्टार्ट किया जाता है। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है कि जहां पर इससे पहले कोई भी डेवलपमेंट हुआ ही ना हो, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है, वहां पर डेवलप करना, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। या फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रीन फील्ड एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।
एयरपोर्ट बनाएंगे जिससे क्या होगा, परिवहन की जो समस्याएं होती हैं, या फिर अगर हम देखें पटना एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है, पैसेंजर्स का भी और सामान का भी, ठीक है। जो सामान पूरे बिहार से डेवलप होकर आ रहा होता है, प्रोडक्ट बन के आ रहा होता है, उसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना होता है या फिर अन्य राज्यों में उसको भेजना होता है, तो भी हम जानते हैं कि वो काफ़ी लोड हो जाता है उस पर। इस वजह से ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, उसका विकास किया जाएगा, एक्सपेंशन भी किया जाएगा इसके अलावा। किसका? पटना एयरपोर्ट का। तो अगर हम पटना एयरपोर्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर पहले से अवेलेबल है, दिस इज नोन एज द ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट। इसको बोलेंगे हम लोग ब्राउन फील्ड। जहां पर बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन फील्ड, और जहां पर पहले से चीजें अवेलेबल होती हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उसको बोल देते हैं हम लोग ब्राउन फील्ड। और वहां पर साथ में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा, ठीक है, बिहटा जो है वहां पर भी इसको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या अवेलेबल है, वहां पर आपको रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो अवेलेबल है। दैट इज वाई उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हमें यूज कर लेना है और वहां पर कुछ नया डेवलप नहीं करना। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फोटो में कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बस यहाँ पर एक हवाई पट्टी जो है वो बना दी गई है। तो इस जगह पे क्या है, ये एक ग्रीनफील्ड वाला जो पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। ग्रीनफील्ड बिल्कुल स्क्रैच से, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तब एक पट्टी, हवाई पट्टी बना दी गई है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप्ड नहीं है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे ग्रीनफील्ड की जगह पे बनाया गया है, ठीक है। ब्राउन फील्ड वहां पे होता है जहां पे पहले से अवेलेबल होती हैं चीजें, जैसे टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो वहां पे अवेलेबल हो, जो एटीसी का टावर होता है वो अगर अवेलेबल होता है, ठीक है, रनवेज जो है वो पहले से बने होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो होते हैं ब्राउन फील्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। ये वाले हमारे इसमें आ जाएंगे। तो ये भी एक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक गिफ्ट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज है, एक और चीज ये है कि यहाँ पर वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट जो है इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने के लिए भी फंडिंग जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। वेस्टर्न कोसी कैनाल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक रूप से जो मदद है, वित्तीय सहायता जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। कहां पर? कोसी रिवर के लिए। और किसके लिए? वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मिथिलांचल का जितना भी एरिया होता है उसको सिंचाई के लिए वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, पानी को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस सिंचाई परियोजना को वित्तीय सहायता सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। मैप आप देख पा रहे होंगे, ये है कोसी का बेसिन, नेपाल, और ये ऊपर की तरफ यहाँ पर देखेंगे बिहार आता है, पटना के ऊपर की तरफ। दिस रीजन इज टोटल मिथिलांचल एरिया, कोसी रिवर यहाँ से आ रही होती है, और इसी में हम जानते हैं कि ये जो वेस्ट कोसी की जो कैनाल प्रोजेक्ट हो जाएगा, इससे सिंचाई का भी काम हो जाएगा, और साथ साथ जो पानी को डाइवर्ट करके, अगर ऐसा होता है कि बाढ़ आ सकती है तो पानी का जो प्रभाव है ज्यादा हो सकता है, उसको भी कम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा और भी कुछ गिफ्ट्स हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को 8 वंदे भारत जो ट्रेन हैं वो भी दी जा रही हैं, 2 अमृत भारत ट्रेन है वो दी जा रही है, और 400 ई बसेस जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ईंधन होता है वो डीजल पेट्रोल नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं। तो यहाँ पर प्रदूषण की जो समस्या है, और ट्रांसपोर्टेशन में जो बसें अगर नहीं होती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, परिवहन में दिक्कत होती है, तो वो भी दूर करने का प्रयास किया गया जाएगा इस परियोजना के साथ साथ, ये जो कि साथ में इस बार दी जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं, इस जगह पे ट्रेन खड़ी है, वंदे भारत ट्रेन खड़ी है। तो ये सारी भी कौन प्रोवाइड करेगा? इस बार के बजट में इसको मेंशन किया गया है, बजट 2025-26 वाला जो है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। पहली बात, पर्यावरण जो होता है वो भी इस पर वो भी बेहतर हो पाएगा, लिखा भी हुआ है, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अहम साबित होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बेटर होगी, एनवायरनमेंट की सुविधा बेटर होगी। अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि चीज़ों को जो ये डॉट्स हैं, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाएगा, तो हमारा जो 2030 तक हमको सतत विकास लक्ष्य जो है उनको फुलफिल करना है, उनको अचीव करना है, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हम कह सकते हैं कि ये मायने रखते हैं ये सारे कदम। इसके अलावा हम जानते हैं कि 2070 तक, ये तो किसके लिए? सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, 2070 तक हमको नेट न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेना है, कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेना है। तो उसके लिए भी एक छोटा सा कदम है जो कि इस क्षेत्र में, इस दिशा में आगे बढ़ के हमारे देश को आगे भी बढ़ाएगा, चाहे बिहार में हो, बिहार के अलावा अन्य राज्यों में हो, जहां से कहीं से भी हो। ये छोटा सा स्टेप इसी डायरेक्शन में लिया गया है, नेट न्यूट्रलिटी और वी कैन से कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए। चलो, आज की जो न्यूज़ थी वो इतनी थी। हमने देखा कि बिहार में बजट जो आया है, ये वाला केंद्र सरकार का बजट है, उससे बिहार को क्या फायदे मिलने वाले हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसके बारे में, आपकी इसके बारे में क्या राय है।
अब इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे दें। ये एक क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है उसकी तरफ से, एक जिला एक उत्पाद स्कीम की तरफ से। स्ट्रॉबेरी बिहार के किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? किस राज्य से, मतलब इस बिहार राज्य के किस जिले से जो स्ट्रॉबेरी होती है वो फेमस होती है? ठीक है, ये बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद और मधेपुरा। आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। A, B, C, D ऑप्शन जो भी आपको लगता है वो सही होगा वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। अच्छा, इसके लिए बात कर लेते हैं हमारे मेंस के कोर्स की। उन्नति बैच 3 में आप एडमिशन ले सकते हैं। जाके आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे, उन्नति सर्च करेंगे, सबसे पहला जो आ जाएगा वो उन्नति बैच 3 ही आएगा। जल्दी से जाएं, मेंस की तैयारी करनी है तो दिस विल बी द बेस्ट कोर्स। इसमें AKS लाइव कोड का अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये कोर्स मिल जाता है 4499 में। जल्दी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि 2.5 महीने बाद आपका जो मेंस है वो हो सकता है। 70th BPSC का बेस्ट टाइम इस टाइम पे है इसको तैयारी करने के लिए। रिमेंबर द कोड इज AKS लाइव विच विल गिव द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक एंड माय ईमेल आईडी इज abhishek.singh@studiiq.com। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए, जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लें जिससे कि सारी अपडेट्स टाइमली मिल पाएं और BPSC स्टडी IQ से आप लगातार जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।